हेलो एंड वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, हेलो एंड वेलकम टू बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। मैं हूं आज़ाद और प्रोग्राम आज का स्पेशल एपिसोड है बोल के लब आज़ाद हैं तेरे का। इस शो में वैसे तो आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग देखे होंगे, लेकिन बहुत कम लोग आपने ऐसे देखे होंगे जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में एक बड़ा नाम और एक बड़ा मुकाम बनाया अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, और उसके बाद रब की मेहरबानी से। बहुत कम लोग हैं जिनको नेक नामी की शोहरत मिलती है। सोशल मीडिया के इस दौर में, इंटरनेट और मीडिया के इस दौर में कोई भी मशहूर हो सकता है, लेकिन नेक नामी की शोहरत बहुत कम लोगों को नसीब होती है, और ये रब की ख़ास इनायत। आज की जो हमारी मेहमान है वो इस बात का जीता जागता मुंह बोलता सबूत है। इनको आपने इनके मेमोरेबल रोल्स में टीवी के ड्रामा सीरियल्स में बहुत देखा होगा, जिसमें गुजारिश, थकन, जुगनू, मेरी दुलारी, आपकी कनीज़, उल्लू बराए फ़रोख्त नहीं, इस किस्म के और बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म के ड्रामा सीरियल्स हैं। लेकिन एक ड्रामा सीरियल जो कि आजकल सबको पसंद है और यंग जनरेशन का क्रेज़ है, ये रहा दिल। और पाकिस्तान में एक छोटे से गांव से, जहां से मैं हूं, वहां से लेकर अमेरिका में के शहर टेक्सास में डैलस तक इनकी नाम की, इनके काम की धूमें मची हैं। लोग इनको बहुत पसंद करते हैं, बहुत चाहते हैं, और इनका काम स्पेशली बहुत ही पसंद करते हैं। इस इंटरव्यू से पहले 2-3 मेरी मुलाकातें इनसे इसी इंटरव्यू की बाबत, उसमें मैंने इनको ना 3 लफ्ज़ों में एक्सप्लेन किया है। 3 एस हैं: सिंपल, स्ट्रेट एंड सैयद। Ladies and gentlemen, the brightest star of Pakistani television industry, Miss Yumna Jadid. Yumna ji, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आपका बनता है। ये मुझे बताइए, आप पहले तो मैं डैलस की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ, डैलस वालों की तरफ से, क्योंकि आप अब 6 महीने डैलस में और 6 महीने जो हैं वो पाकिस्तान में रहती मैं पाकिस्तान में हूँ। अच्छा। यहाँ पे मैं वेकेशन के लिए आती हूँ। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद दूसरा रेडियो आज़ाद की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खुशामदीद कहते हैं आपको। शुक्रिया, थैंक यू। ये बताइए, दिल लग गया अमेरिका में? जब आदमी पाकिस्तान से आता है ना, तो बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान की लाइफ, लाहौर की लाइफ है, कराची की लाइफ, तो दिल लगने में थोड़ा टाइम लगता है। दिल लग गया कि नहीं? बात असल में ये है कि पाकिस्तान से यूजुअली जो लोग आते हैं उन्हें बहुत शौक होता है अमेरिका आने का। मेजॉरिटी लोग चाहते हैं कि वो किसी न किसी तरह अमेरिका आ जाएं और यहाँ की सिटीजनशिप या ग्रीन कार्ड उन्हें मिल जाए। लेकिन मेरे केस में बिल्कुल डिफरेंट है। मैं सिर्फ अगर यहाँ पे रह रही हूँ, मुझे अमेरिका में वैसे कोई अट्रैक्शन नज़र नहीं आती थी। मैं शुरू में मेरा बहुत टफ़ टाइम गुजरा, लेकिन मैं अपनी फैमिली की वजह से रह रही हूँ। मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑल्दो मेरा करियर इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है वहाँ पाकिस्तान में, बट ग्रीन कार्ड की वजह से मुझे ये सहूलत है कि मैं 6 मंथ्स वहाँ रह सकती हूँ। बिल्कुल, आती जाती रहती हूँ। अच्छा, रहती वहीं हूँ, यहाँ से वेकेशन के लिए। अच्छा, गुड। मुझे ये बताइए, हमारा एक बड़ा फेवरेट सेगमेंट है ऑडियंस का, उसका नाम है लाइफ इन 5। उसमें क्योंकि लाइफ इन 5 क्योंकि आप क्रिएटिव आदमी हैं, तो आपने अपने अल्फाज से एक पिक्चर पेंट करनी है, जिसमें 5 मिनट में आपने हमको ये बताना है कि यमुना जी पैदा कहाँ हुई, स्कूलिंग कहाँ हुई, कॉलेज कहाँ हुई, कैसा माहौल था, कैसे बड़ी हुई, और वहाँ तक बताना है जहाँ तक आप टीवी में आई। उससे पहले की सारी ज़िंदगी आपने ऑडियंस को 5 मिनट में बतानी है, क्योंकि हम ना गूगल करते हैं, ना गूगल पे यकीन रखते हैं। हम चाहते हैं जो आप बोलेंगी वैसे ही लोगों तक पहुँचाया जाए। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, तो 5 मिनट्स। मेरी पैदाइश कराची में हुई है, लेकिन मैं आरिफ आला में थी। पंजाब का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। फिर स्कूलिंग के लिए मेरे वालिद साहब ने मुझे, हम सबको, मेरे बहन भाइयों समेत, मेरी अम्मी समेत, हम लोग को साहिवाल हम लोग पढ़ने के लिए आए। कॉन्वेंट स्कूल से मेरी स्कूलिंग हुई है, ऑल गर्ल्स स्कूल था। फिर उसके बाद लाहौर में शिफ्ट हुए मज़ीद पढ़ाई के लिए। लाहौर 15 साल रहे। कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स से मैंने पढ़ाई की है, मास्टर्स किया है इंटीरियर डिज़ाइनिंग आर्किटेक्चर में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे मैंने प्रैक्टिस इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी मैं कुछ और एक्सप्लोर करती, तो मैंने अपने एक्टिंग का टैलेंट एक्सप्लोर किया। मेरी बहन के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और मेरी बहुत अच्छे फ्रेंड हैं अफ़ान वहीद। ही रिकमेंडेड मी टू अ डायरेक्टर, और मुझे मेरा वैसे कॉन्फिडेंस बहुत कम है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, और ये चीज़ मैं बहुत अच्छी कर सकती हूँ। तो मुझे इस पे 100% अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है। तो मैंने एक्टिंग की। लाहौर में पहला प्रोजेक्ट था, कराची का प्रोडक्शन हाउस था, और मुझे हर वक्त ऐसा लगता था कि जैसे मैं बहुत बुरी एक्टिंग कर रही हूँ और मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा। बस यहाँ रुक जाइए, आगे मैंने आज तक तो सवाल लेके जाना है आपको, ठीक है? मुझे ये बताइए, पहला मोमेंट, पहला लम्हा, क्योंकि अभी आप इतनी 5 मिनट में ना, आप वहाँ से आगे चलेंगे जहाँ तक मैंने आपको बोला था, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मुझे बताइए पहला लम्हा जिसमें आपको पता चला, वो मैं तो बड़ी एक्ट्रेस हूँ यार। मतलब वो जो लम्हा होता है, क्योंकि आप एक्टर होते हैं या नहीं होते, या आप शायर होते हैं या नहीं होते? अच्छा,
एक्टर होना या नहीं होना ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, अदरवाइज आप बहुत बड़े फूल होते हैं दुनिया के स्क्रीन पे। अगर जिनको एक्टिंग नहीं आती ना, तो आजकल मीडिया बड़ा आपको उठा उठा के फेंकता है। अच्छा, तो मैं बचपन में जब बहुत छोटी होती थी तो मैं अपनी नानी को या अपने घर वालों को इतना हंसाती थी। मेरी उम्र शायद कोई 8 साल होती होगी। मैं इतना हंसाती थी कि मेरी नानी के हंस के पेट में बल पड़ जाते थे और मैं कोई कैरेक्टर बनती थी। और मेरी बहन जो मुझसे बड़ी है वो अक्सर मुझे कहती थी कि कैमरे की आंख यमुना तुम्हें क्यों नहीं, तुम्हें कैमरे की आंख को तुम्हें तलाश करना चाहिए। और इस तरह मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए लाहौर में, क्योंकि ज़्यादा एक्टिंग का बहुत ज़्यादा ड्रामाज नहीं बनते थे। अब प्रोडक्शन अभी भी बहुत कम है लाहौर शहर में, कराची शहर में बहुत ज़्यादा है। तो मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए, वो सारे होस्टिंग के ऑडिशंस थे और एंकर जो होते हैं न्यूज़ एंकर्स उनके ऑडिशंस थे। और फॉर्चुनेटली वो सारे ऑडिशंस मैं क्लियर नहीं कर पाई और एक्टिंग का मैंने एक भी ऑडिशन नहीं दिया। लेकिन मुझे जब मेरे डायरेक्टर अमीन इकबाल ने एक बहुत बड़ी शाबाशी दी और फिर एक्टिंग का तो मुझे पता था कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ बड़ा कर सकती हूँ एक्टिंग की फील्ड में। ठीक है, फिर बस मैंने इस तरह चलिए मुझे ये बताइए, चलिए शुरू हो गई। हाँ। उससे पहले आपने, बिकॉज आप बहुत मेहनती हैं, मैं बहुत मेहनती हूँ। हाँ, मुझे क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि, क्योंकि अब मैं इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री में, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं। तो आपके बारे में 2-3 बातें हैं जिन्होंने मुझे बताई, वो मैं आपसे पूछता हूँ। एक तो आप मेहनती बहुत है। ये मेहनत करना या तो ये जीन्स में होता है या ये एनवायरनमेंट के साथ साथ बंदे के अंदर होता है मेहनत। कुछ लोग मेहनत करते हैं, कुछ नहीं करते। तो ये जो मेहनत करना है, इससे पहले आपने ज़िंदगी में ऐसे कोई काम किए हैं जिससे आपको लगे कि आप एक मेहनती इंसान है, चाहे पढ़ाई में या कोई और काम में, कोई ऐसे काम किए हैं जिससे एक्टिंग से पहले? अच्छा, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की। मैं कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं थी, लेकिन अच्छी स्टूडेंट थी। और कॉलेज में आके जब मैं बड़ी हुई तो मैंने अपने आप को ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया। कॉलेज में आके मैंने काफ़ी सारी चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना शुरू किया। कॉन्वेंट्स जब मेरी स्कूलिंग थी तब मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, लेकिन मेहनत करने का बहुत शौक़ है मुझे, बहुत ज़्यादा शौक़ है। और मैं शुरू से एक्टिंग में ही नहीं, सिर्फ एक्टिंग से पहले की ज़िंदगी जो है ना, वो मेरी बहुत मेहनत की गुजरी है। तो आई थिंक इसलिए मुझे एक्टिंग में भी हेल्प होती है। उससे फ़र्क पड़ता है आपकी ज़िंदगी में? सिर्फ मेहनत नहीं, जो रोल्स आपने किए या जो भी आपने काम किए, उसकी वजह से आपके अंदर बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ग्रूमिंग का बहुत बड़ा हाथ है। मेरी जो पर्सनालिटी है अब, मैं जो हूँ इस उम्र में आकर, मेरी वालदा का और मेरे घर वालों का बहुत बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि हर चीज़ जब आसानी से अवेलेबल होती है तो उसकी कदर नहीं होती। ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ही मेरे घर के बहुत मुश्किल थे हालात, ये वो। मेरे अम्मी ने, मेरे बाबा ने हम लोग को सेल्फ मेड बनाना, और मेरी जो बड़ी बहन है वो एज अ रोल मॉडल थी हम लोग के लिए। तो वो जैसे जैसे करती थी तो हमारे लिए चैलेंजेस बढ़ते जाते थे। मैं बहनों में तीसरे नंबर पे हूँ और मुझसे छोटा एक भाई है। सो ये जो अभी आपने बात बताई है ना, तो मेरा ख्याल है इसीलिए ये आपकी जो स्पॉटलेस किस्म की रेपुटेशन है पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री में, एक तो आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, बड़ी मुश्किल से मिली थी। एक आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, फिर आपका डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी बहुत अच्छी है, फिर आप द वे यू ट्रीट पीपल इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, एंड जो आप कहती हैं वो करती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लगता है फैमिली की तरफ से मिली हैं, या ये काम इंडस्ट्री में जब करने लगी तो आप इतनी स्मार्ट हैं कि आपको पता है कि एक काम और एक काम करने का एक इमेज होता है, उसको बरकरार रखना चाहिए? ये टोटली फैमिली की तरफ से भी मिली है, लेकिन इंडस्ट्री में आके एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी सीखी है, पेशेंस। क्योंकि जो एक्टिंग है ये आपका जो है ना, बस कह लें निचोड़ निकाल देती है। तो बहुत सी चीज़ें, जब सब्र नहीं, मुझे शुरू में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन एक्टिंग की फील्ड में आकर मैंने सब्र सीखा है। बाकी मैनरिज्म, अच्छी तरीके से अगले से बात करना, पंक्चुअलिटी, वो सब मेरी फैमिली की तरफ से है। अच्छा, ये बताइए कि अब क्योंकि एक्टिंग का मुझे क्लियर है कि बिल्कुल कितना पैशन है आपको, ठीक है। अब जब एक्टिंग का पैशन है तो फिर एक्टिंग की बात करते हैं। एक्टिंग में मुझे ये बताइए, आप, हर इंसान का, हर क्रिएटिव आदमी का अपना एक मेथड ऑफ मैडनेस होता है। किसी भी चीज़ को, किसी कैरेक्टर को जब आप कंसीव करती हैं, जब पढ़ती हैं, कंसीव करती हैं, तो उसको आप कैसे अप्रोच कैसे करती हैं? उसको क्या उसकी जो जुजियात हैं, जो उसकी किरदार की बुनत है, क्या आप उसको अपने जहन में पहले करती हैं? कैसे करती हैं? जो भी आप स्क्रीन पे करती हैं, उसको आपके पढ़ने से लेकर स्क्रीन पे आने तक, उसके अंदर जो ज़िंदगी बनती है उसके अंदर, वो पूरा प्रोसेस क्या होता है? एक्सप्लेन कर सकती हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग कर लेते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते।
स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ सबसे पहले, तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है मेरे लिए। स्क्रिप्ट बहुत लाजमी तौर पर पढ़ती हूँ। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंटली मुझे ऐसा लगता है कि मेरा डायरेक्टर के साथ बहुत, मैं डायरेक्टर एक्टर हूँ, तो मुझे डायरेक्टर जैसे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन वो चीज़ एक हद तक एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके बाद मैं सबसे ज़्यादा होता है कि बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी इस कैरेक्टर की, चलेगी कैसे, बात कैसे करेगी, बाल कैसे होंगे, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मैं अपने हर कैरेक्टर में एक डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ, मैं अपनी आईब्रोज़ के थ्रू करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आईब्रोज़, क्योंकि आँख का सबसे इम्पॉर्टेंट, आँख से एक्टिंग, सबसे आँख से होती है एक्टिंग, और आईब्रो एक बहुत इम्पॉर्टेंट आइज़ के ऊपर होता है। तो वो बस मुझे, मैं आईब्रो, हर कैरेक्टर का जो आईब्रो का स्टाइल होता है वो मेरा डिफरेंट होता है, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कुछ चीज़ें जो हैं जैसे छोटी छोटी मेकअप की कुछ चीज़ें ऐसी, मेकअप पे ज़्यादा मेरा ध्यान नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं सिर्फ अपने लिए करती हूँ, जो मुझे कंफर्टेबल, वो स्क्रीन पे किसी को नज़र नहीं आता कि मेरे कान लाल हुए हुए हैं, या मैंने कहीं अपने तिल बना लिया है, या मैंने कुछ धागा पहना हुआ है। वो सिर्फ मुझे हेल्प करती है उस कैरेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए। हो सकता है स्क्रीन पे कुछ लोग नोट करते हों, बट वैसे ये बहुत कम लोगों को पता होगा, जो लोग एक्टर्स होते हैं ना उनको पता होता है, जो प्रॉप्स होते हैं ना, ये सारी चीज़ें प्रॉप्स हैं जो भी आपने बताई है ना। इवन ये कप जो है, जो कपड़े आप पहनते हैं वो कैरेक्टर के अंदर आने के लिए, और जो चीज़ें आपको हेल्प कर रही होती हैं शायद दुनिया को ना भी समझ आए। अच्छा, कुछ चीज़ें जो है वो ऑन सेट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। मुझे हमेशा से ऑन सेट मुझे चीज़ों ने हेल्प किया है। वो मेरे को एक्टर्स हैं, वो मेरे प्रॉप्स हैं, वो गर्मी धूप है या ठंडक है, वो दिन है या रात है। तो सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि मेरी 60% एक्टिंग मेरे सामने वाले एक्टर में छुपी है, और मैं उसमें से निकालना मेरा काम होता है, तो वो मुझे बहुत हेल्प आउट करती है चीज़। अच्छा, मुझे ये बताइए, तो आपने कैरेक्टर का पूरा बिहेवियर, उसका मैनरिज्म, वो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। कभी ऐसा भी हुआ है कि जब आप कैरेक्टर करने जाती हूँ उस वक्त आपने बहुत कुछ सोच रखा है कि मैं ऐसे करूँगी, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर एक्टिंग स्कूल में सिखाते हैं कि आप जो किरदार को जहन में रख के ना एक्शंस लेते हैं, कुछ उस एक्शंस को लेते लेते कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है आपके अंदर, उससे कोई एक परफॉर्मेंस निकलती है जो आपने भी नहीं सोची होती कभी कभी। हाँ, तो ऐसा होता है अक्सर? हाँ, बिल्कुल होता है। मैंने ज़्यादातर कैरेक्टर्स बड़े डिफरेंट किए हैं अपनी तरफ से। मुझे ऐसा लगता है मैंने डिफरेंट कैरेक्टर्स, जैसे मेरा जुगनू में बहुत डिफरेंट था, ये रहा दिल में बहुत डिफरेंट था, ज़रा याद कर में बिल्कुल डिफरेंट था। तो कुछ चीज़, आपका जो पूरा एक सरापा है ना, यानी कि आपकी ड्रेसिंग और आपकी हर चीज़, वो बहुत हेल्प करती है, और कुछ चीज़ें ऑन द सेट निकलती हैं। और जनाब कुछ चीज़ें ऑन द सेट निकलती हैं, और इस अच्छी सी बात के साथ पता ही नहीं चले कैसे 13.5 मिनट गुजर गए हमारे, और आपकी भी ऐसे ही होंगे। वापस आते हैं अपने दूसरे सेगमेंट के साथ। उम्मीद करते हैं कि अब तक आपने एंजॉय किया होगा। अभी बहुत कुछ आने वाला है। यमुना जी ने बहुत सारी बातें करनी है एक्टिंग के बारे में, यंगर जनरेशन के बारे में जिसको वो रिप्रेजेंट करती हैं, और बहुत सारी अच्छी सी चीज़ें होने वाली हैं। तो अभी आए, मिलते हैं आपसे कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू बोल खिलाफ आज़ाद हैं तेरे, इन कॉन्वर्सेशन विद मिस यमुना जैदी। जी यमुना जी, अच्छा ये बताइए, एक्टिंग की बात हो रही थी, एक प्रोसेस है, इसमें आप सीखते रहते हैं। कौन सा ऐसा सीनियर एक्टर है जिसके साथ काम करके यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हिम और हर, और आपको लगता है कि इस दफ़ा इससे मैंने इतना कुछ सीखा है तो मैं इनसे आज और भी कुछ ऐसा निकालूंगी जिससे मेरा काम अच्छा। नुमान इजाज, क्या वजह? ओनली एक्टर। बहुत, हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे कमाल एक्टर और एक्ट्रेसेस, हमारे सीनियर एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन सीखने को नुमान इजाज से बहुत मिला। मैंने अपना 2nd या 3rd सीरियल उनके साथ किया था, उल्लू बराए फरोख्त नहीं, और उनकी वो इतना नेचुरल करते हैं कि आपको लगता ही नहीं कि आप एक्टिंग कर रहे हैं उनके साथ। तो आप अपने आप को एज एन एक्टर बहुत एक्सप्लोर करते हैं उनके साथ काम करते हुए, और वो वैसे भी बहुत टिप्स देते हैं। ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ, ऑफ कोर्स ही इज़ अ स्टार and he's a living legend, so I really like him and I really like to work with him. ठीक है, ये बताइए ऐसा कौन सा को स्टार है जिसके साथ आपकी सबसे आसान केमिस्ट्री होती है, फॉरन जेल इन कर जाते हैं बड़ी आसानी से, आपको लगता है बड़े फ्लो में ये सीन हो जाएगा? इरसा गजल। अच्छा।
अहमद अली, ये रहा दिल, ज़की साहब जो है। हाँ, अच्छा। और अहमद के साथ मेरी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, उसके साथ कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है, उसको मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, इरसा को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। और आई थिंक ये लोग हैं। बाकी सब एक्टर्स भी आसान होते हैं, लेकिन हर कोई एक अपने उसमें खौल में होता है, शेल में। तो आप कंफर्टेबल करती हैं लोगों को, आपके अंदर ये मैं पसंद बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं करती। अच्छा। बिल्कुल कंफर्टेबल वो मेरी जॉब नहीं है। क्यों नहीं? लेकिन जब आपने एक स्क्रीन पे मेरी बिल्कुल जॉब नहीं है। मैं एज एन एक्टर कैरेक्टर, जो मेरा कैरेक्टर होगा ना, ठीक है, उसके हिसाब से अगर मुझे कारपेट की तरह नीचे बिछना है ना कैरेक्टर ने, तो मैं बिछ जाऊंगी। अदरवाइज अगर ऑफ स्क्रीन कैमरा हम मेकअप रूम में बैठे होंगे तो मेरी ड्यूटी किसी को कंफर्टेबल करने की। अच्छा, मैं क्योंकि भाई लोगों के अपने बड़े मसाइल होते हैं, तो अगर उनके इश्यूज को सॉल्व करने बैठ गई मैं, तो मैं एज एन एक्टर मैं बहुत सेल्फिश हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ। हाँ, अगर मुझे किसी को कंफर्टेबल करना है, अगर रोल के लिए, हाँ ऑफ कोर्स, हाँ, अगले बंदे की हेल्प के लिए शायद मैं ना करूं, बट ये कि अगर अपनी हेल्प के लिए मुझे करना हो तो फॉर श्योर। जो लोग पैशन अपने परस्यू करते हैं जी, वो किस हद तक सेल्फिश हो सकते हैं ये आपने सुना। लेकिन मेरा ख्याल है एक कैरेक्टर एज ए ह्यूमन बीइंग मैं अच्छी हूँ, लेकिन अच्छा। ऑन सेट जो है ना, मुझे अच्छा। सिर्फ अपने काम की टेंशन होती है। अच्छा। अदरवाइज मुझे और किसी चीज की टेंशन ना मैं लेना चाहती हूँ और ना मैं लेती हूँ। फोकस करना चाहती हैं ताकि आप अपना काम जो है वो जिस काम के लिए आपको रखा गया वो काम बेहतरीन तरीके से करें। परफेक्ट। अच्छा, ये बताइए कि अब तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला और किसने दिया है एज एन एक्ट्रेस? बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। एक दो ऐसे बता दें जिसमें आपको बड़ा अच्छा लगा। बड़ा शुरू में थी तो हौसला मिला ये सुनकर, किसी आदमी से मिला हो आपको, किसी को स्टार से मिला हो? जो मेरे जिस डायरेक्टर के साथ मैंने अपना काम शुरू किया था, अमीन इकबाल, उन्होंने मुझे एक सीन, जो मेरा फर्स्ट सीरियल थकन, उसमें उन्होंने कहा था कि तुमने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है कि तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। और नुमान इजाज ने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया था कि 10-12 साल के बाद किसी ने मुझे हिलाया है। अच्छा। एंड दैट्स यू। व्हेन ही सेड दैट, मैं तो लग रहा था कि मैं अभी खड़े खड़े गिर जाऊंगी, क्योंकि सब लोग नोमी भाई के सामने काम करते हुए थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उनको किसी से कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, और वो उनका इतना दिल बड़ा था कि उन्होंने मुझे, जबकि मैं कुछ भी नहीं थी तब मुझे उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, और वो आज तक मुझे कहीं कहीं से सुनने को मिलता है कि वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ये बताइए, सोशल मीडिया का ज़माना है जिसके घर में माँ भी बात नहीं सुनती, बीवी भी नहीं सुनती, बच्चा भी नहीं सुनता, वो भी सोशल मीडिया में बड़ा शेयर होता है, कुछ ना कुछ कहता रहता है। इस ज़माने में कोई ऐसे एक दो कमेंट्स ऐसे जिसको आपको बड़ा बुरा लगा, बड़ी तकलीफ हुई होगी, यार ये नहीं कहना चाहिए लोगों को? आज़ाद साहब, एक्चुअली क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। मैं ज़्यादा किसी भी मैं कोई ऐसे काम या बात या चीज़ में, मेरी पर्सनल लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है। मैं जैसे ओढ़ती पहनती बात करती हूँ, मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करती हूँ स्क्रीन पे, मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं वहाँ पे अलग हूँ। तो मैं आजकल लोग इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को जिनको आई थिंक उन्हें आइडियलाइज करना चाहिए, लेकिन लोगों की सबकी अपनी चॉइस है। मैं किसी को नहीं कहूँगी कि कोई गलत कह रहा है या सही कह रहा है, बट मैं ये वाले कमेंट्स पढ़ती नहीं हूँ। लेकिन कभी कभार अगर इत्तेफाक हो तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे बारे में शायद सबसे कम लोगों ने बुरा लिखा होता है। शुरू में लिखते थे कि कान बहुत बड़े हैं इसके। उनको मेरा सीरियसली उसका एक्टिंग मैं पहली कॉन्शियस बंदी, और ऊपर से आपने स्क्रीन पे आना है यार, आपको कोई मुंह उठा के कोई कुछ भी कह दे। शुरू में भाई इसके कान बहुत बड़े। अच्छा। तो मैंने सोचा यार हाँ है तो बड़े। शुरू में बहुत कवर करती थी मैं अपने कान। अच्छा। शुरू के मैंने जितने सीरियल्स किए हैं उसमें मैं कान बहुत कवर करती, लेकिन फिर वो कान को भी मैं ना अपने कैरेक्टर की उसमें यूज करती हूँ, तो अब आई डोंट केयर अबाउट। मेरा ख्याल है लोगों को कोई कान के बड़े कच्चे हैं। हाँ। जो सुन सही नहीं रहे वो और देख नहीं रहे। हाँ। क्योंकि अगर उन्होंने आमिर खान को देख लें, हाँ। हर बंदा वो बनना चाहता है, उनको चेकआउट कर लें। और दुनिया में अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि ओवर एक्टिंग करती है बहुत कम नेगेटिव कमेंट्स आते हैं मेरे बारे में। अव्वल तो मैं पढ़ती नहीं हूँ, आई जस्ट डोंट गिव। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो अभी आप बड़ा अच्छा पॉइंट दिया कि ओवर एक्टिंग वाली बात। अच्छा, मुझे हमारे मुल्क में आज भी, बिकॉज मैं यहाँ वेस्ट में मैंने एक्टिंग पढ़ी है, तो इसलिए ये बड़ा
सटल तरीके से काम करते हैं, मेथड होता है, बड़ा नेचुरल करते हैं चीज़ों को। लेकिन हमारी तरफ आज भी बहुत मेलोड्रामेटिक और बहुत ओवर द टॉप एक्टिंग कराते हैं। तो उसमें एक्टर का तो कसूर नहीं, कई दफ़ा उनको बहुत ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं ओवर करें इसको। नहीं, ओवर की बात नहीं है जाद साहब। एक्चुअली हम लोग का, एशियंस का, पाकिस्तानियों का या इंडियंस का, हम लोग का एक्सप्रेशन लाउड है। कोई गोरा अगर रो रहा है और एक देसी रो रहा है तो उनके रोने में बहुत डिफरेंस है, और इस चीज़ को उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। ओवर एक्टिंग का, मेरी ओवर एक्टिंग इसलिए कहते हैं कि मैं बहुत बबली या कोई चुलबुला कैरेक्टर करती हूँ, तो ठीक है, मैंने देखे लोग इस तरह रियल लाइफ में होते हैं। और अगर आपने कुछ डिफरेंट करना है ऑन स्क्रीन तो आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि बहुत ओवर करना चाहिए, इरिटेट करे लोगों को, लेकिन मैं अपनी तरफ से बहुत, क्योंकि मेरे लिए मेरी इबादत के तरह है, और मैं इसको बहुत ज़्यादा इज्जत देती हूँ और मैं बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ अपने काम को, तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं इंसाफ करूँ। चलिए, आपकी इस बात को सुनते हुए मैं बहुत कम कॉम्प्लीमेंट देता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से जब हम बहुत टीवी देखा करते थे, तब तो मैं टीवी 10 साल हो गए, इतना टीवी देखा नहीं जब से मैं यहाँ आया हूँ अमेरिका में। लेकिन मरीना खान की वो तन्हाइयों वाली जो एक्टिंग थी ना, उसके बाद से अगर मुझे किसी बंदे की कॉमिक टाइमिंग पसंद आई है इंसान की, और जिस तरह आप उसको कैरी कर रही हैं और जैसे लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, आप यकीन करें जब वो ज़की और हयात दोनों स्क्रीन पे आते हैं ना, तो बाकी सारे लोग निकल जाते हैं आपके जहन से, आप सिर्फ उन दो पे फोकस कर रही होती हैं। तो मेरा ख्याल है, आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई हैव सीन समबडी डूइंग एन अमेजिंग जस्टिस टू द कैरेक्टर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइए कि अब हम बात करें तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, यंगर जनरेशन की बात करते हैं, जिस जनरेशन को आप रिप्रेजेंट करती हैं, उसमें दो ऐसी बातें जो आपको यंग जनरेशन में अच्छी लगती हैं और आपको प्राउड फील होता है कि मैं इस जनरेशन के साथ हूँ। सोसाइटी का फिक्र नहीं करते, और फ्रीडम है उनके पास, नॉलेज है, तालीम है, तो इसलिए बहुत अच्छी बात है। ये तीनों चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं आजकल की जनरेशन में, यंग जनरेशन में। शायद पिछली मेरी अम्मी की या मेरी आपकी, मेरी अम्मी की तो बहुत ही पुरानी हो जाएगी, या आपके बाद की भी कुछ प्रोफेशंस थे और उसी पे स्टिक करना पड़ता था कि हमने डॉक्टर या इंजीनियर या टीचर बनना है। तो अब हम लोग के पास बहुत ज़्यादा चॉइस है। इवन जिस फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, मैंने कभी अपने वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक्टिंग की परमिशन मिल जाएगी, लेकिन मेरी बड़ी बहन को भी ना मिलती, उससे छोट को भी ना मिलती, लेकिन मुझे मिल गई क्योंकि हालात डिफरेंट होते जाते, तो हम लोग के पास एक फ्रीडम है, तो उसको अच्छे तरीके अच्छा लगता है। ये बताइए, जहाँ पे ये यंग जनरेशन या कोई भी जनरेशन है, कोई भी चीज़ एक पैकेज डील होती है, उसमें कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें बुरी होती हैं। ऐसी कौन सी अपनी जनरेशन की एक दो चीज़ें हैं जिनको आप जब देखती हैं या सुनती हैं तो बड़ी परेशान हो जाती हैं कि हम लोगों को कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए और इसके आगे से रेपरकशंस या जो रिजल्ट्स आएंगे वो इतने अच्छे नहीं होंगे? नेगेटिविटी को प्रमोट नहीं करना चाहिए, जो बहुत होता है सोशल मीडिया पे, बहुत ज़्यादा होता है। वो शायद इनसिक्योरिटी है शायद सबकी। फेसबुक और ये सब चीज़ें जो है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देती हैं, लेकिन बड़ी नेगेटिविटी फैला रही है, इन लोगों को इनसिक्योर बना रही है, लोगों को पता नहीं किस तरह की सोचों के ऊपर। फेसबुक की वजह से लोगों के ऊपर प्रेशर हो गया है कि खुश रहना है, और उस तरह खुश रहना है, फेसबुक की वजह से खुश रहना है, और उस तरह खुश रहना है जैसे फेसबुक पे लोग खुश रहते हैं। जिसको देखो वो पार्टी कर रहा है यार, तो उसको लगता है यार हम क्यों नहीं पार्टी कर रहे, तो फिर कोई एक नेगेटिव कुछ बोलना शुरू करता है तो फिर नीचे वो नेगेटिविटी की लाइन लग जाती है। दूसरी बात ये कि यंगर जनरेशन के पास फ्रीडम है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी वैल्यूज और अपने कल्चर और अपनी रूट्स को नहीं भूलना चाहिए। ये जी यमुना जी, ये मैसेज स्पेशली आप लोगों के लिए, एक यंगर जनरेशन के लिए, कि आपके पास इंडिपेंडेंस तो है, आज़ादी है, लेकिन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उसको इस्तेमाल करना है और इस बात को समझना है आपने कि जब भी आप कोई चीज़ प्रमोट करते हैं तो आपको एहसास होना चाहिए कि इसके रेपरकशंस क्या होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। सो ये ज़रूर सोच लेना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया आजकल हर बंदा जो है ना, स्पेशली स्टार्स, सब सोशल मीडिया पे हैं, ट्विटर पे हैं, फेसबुक पे हैं, और आपको, मुझे तो ये लगता है कि हमारे बहुत सारे स्टार्स अभी तक इतने मैच्योर ही नहीं है कि सोशल मीडिया इज़ अ ग्रेट टूल जिससे वो बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। आपके ख्याल से वो रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको एहसास है कि वो रिप्रेजेंटेटिव हैं जनरेशन के और अच्छा काम कर रहे हैं? कुछ एक्टर्स हैं जो कि करते हैं, और ज़्यादातर उष्ना करती है, उष्ना शाह, हमजा अली-अब्बासी बहुत अच्छा यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत कम है। ज़्यादातर लोग अपनी प्रमोशन के लिए यूज़ करते हैं। बात यह है कि हम किसी के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, जिसको जैसा फील होता है जिस पॉइंट पे वो ज़रूर करें, कहें, अपनी आवाज़ उठाएं, बिल्कुल कहें, लेकिन ये सारी आपकी उस बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ही और शी डजंट केयर अबाउट दैट, तो
ओवरऑल मुझे ये बताइए, आपको पता है कि लोगों को अपनी पोजीशन का एहसास है। मसलन एक आदमी को मिलियन लोग फॉलो करते हैं, फ़र्ज़ करें, उसको एहसास है कि वो रिप्रेजेंटेटिव है इस मिलियन लोगों का, और लोग उसको फॉलो करते हैं, और उसको थोड़ा सा कॉन्शियस होकर और थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होकर चीज़ करनी चाहिए। ये कम देखने में आ रहा है। आज़ाद साहब, यंग जनरेशन में बहुत कम है, बहुत कम है। मैं भी शायद अपने आप को उस पर इंक्लूड नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव चीज़ के ऊपर ठीक है, अगर कोई आई फील लाइक सेइंग समथिंग ऑन समथिंग तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं है, ख़ासतौर पे यंग जनरेशन जो मेरे बाद की लड़के लड़कियाँ हैं, वो अपनी चीज़ों को प्रमोट करते हैं। मुझे ये बताइए, मैंने खुद ये महसूस किया कि आप जैसे सोशल मीडिया, ये सब चीज़ों के लिए ना आज़ाद साहब एक सोच होना बहुत ज़रूरी है, बाशऊर होना चाहिए। हाँ, हम लोग अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। मैं भी ऐसा शायद ना सोचती। मैं यहाँ अमेरिका में आई हूँ तो मुझे कुछ टाइम मिला है अपने आप को समझने का, अंडरस्टैंडिंग मेरी खुद से, दुनिया से, मेरे घर वालों से, मेरी प्रोफेशन से वक्त मिला है आपको, थोड़ा वक्त मिला है मुझे। तो ये सोचने का लोगों को वक्त ही नहीं मिलता, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, हर जगह है ऐसे ही। आप अपने सोशल मीडिया को इस तरह इस्तेमाल करती हैं कि जिसमें आपको ख्याल हो कि जो आप लगा रही हैं, जो बता रही हैं, उससे कम से कम लोगों के जहन पे अच्छा असर पड़ता है, जो मुझे फील होता है, जिस चीज़ के लिए मैं चाहती हूँ खुद, वो मैं करती हूँ। ये बताइए, एज एन एक्ट्रेस, आज 5 साल हो गए आपको इंडस्ट्री में? मुझे 5 साल हो गए। 5 साल पहले वाली यमुना जैदी में और 5 साल के बाद इतने भारी और इतने अच्छे रोल करने वाली और इतनी दुनिया देख के और इतने लोगों से मिलाने वाली यमुना जी के बीच में कितना एक फ़र्क आया? एज ए ह्यूमन बीइंग ग्रोथ हुई है? कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है, शायद वो चीज़ें मेरे अंदर पहले से मौजूद थी, उनके ऊपर से पर्दे हटे हैं, जो अच्छाइयों वाली चीज़ें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे थी पहले ही, बट उसका मुझे पता नहीं था, वो कवर्ड थी वो मेरी पर्सनालिटी के हिस्से। तो वो उनके ऊपर से पर्दे जब हटे तो मैंने अपने आप को और ज़्यादा एक्सप्लोर किया, और मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और मुझे अच्छा लगता है अपना आप। तो जनाब, इस थॉट के साथ कि यमुना जी के ऊपर जो पर्दे थे वो आहिस्ता आहिस्ता हट रहे हैं और उनको बहुत अच्छा लग रहा है, उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लग रहा होगा। आते हैं इसके बाद लास्ट सेगमेंट और बहुत सारी बातें करते हैं उनसे। रहिएगा हमारे साथ। लेट्स टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। Welcome back, ladies and gentlemen. Welcome back to the studios of Radio Azad, where we are in conversation with the one and only यमुना जैदी। जी यमुना जी, एंजॉय कर रही हैं? बोर तो नहीं हो रही? बहुत एंजॉय कर रही हूँ। आपके प्रोग्राम का और इंटरव्यू करने का अंदाज बहुत मुख्तलिफ है, और जो सवालात मेरे जहन में थे उसमें से तो शायद आपने एक भी नहीं पूछा, लेकिन आपने जो सवाल पूछे मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए, और बस मैं कोशिश करता हूँ कि जो बंदा जैसा होता है ना उसके हिसाब से स्ट्रीम आए क्वेश्चंस की, ताकि अगर रन ऑफ द मिल काइंड ऑफ इंटरव्यू हो तो फिर क्या फ़ायदा, आपको कभी याद भी नहीं रहेगा कि आपने रेडियो आज़ाद पे आज़ाद साहब को इंटरव्यू दिया था। ठीक है, तो याद रहना चाहिए आपको। अच्छा ये बताइए, आजकल कैसी अप्रिसिएशन मिल रही है? हर बंदा, मेरे गांव से लेकर मेरी भांजियों से लेकर हर बंदा जो है, इवन डैलस में, सब ये रहा दिल देख रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रही है। मेरे जो सोशल मीडिया के फ़ैन पेजेस हैं उस पे लोग दिल खोल के तारीफ़ें करते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में होती हूँ, काम कर रही होती हूँ, तो मैं मैसेजेस वगैरह नहीं देख सकती, लेकिन जब मैं मैसेज देखती हूँ, पढ़ती हूँ, तो बस मैं इमोशनल हो जाती हूँ कि लोग इतना प्यार करते हैं। और मेरी अपनी फैमिली बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है, क्योंकि रोमांटिक, ये फर्स्ट टाइम मैंने इतना रोमांटिक सा सीरियल किया है, और रोमांटिक लाइट कॉमेडी, तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक कितने एक सीरियल्स किए हैं आपने? मैंने शायद 13 या 14। ओके। कोई ऐसा रोल जो आपका ड्रीम रोल है, जो आप करना चाहती हैं और अभी तक आ नहीं रहा, और जिस दिन मिलेगा फौरन ले लेंगी, कोई ऐसा है रोल? सोचा? ड्रीम रोल मैंने कुछ नहीं सोचा होता। मैं जो भी कैरेक्टर करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि उसमें मैं इतनी जान भर दूँ और इतना प्यारा करूँ कि मुझे उससे प्यार हो जाए, और जब तक मुझे उससे प्यार नहीं होगा तब तक मेरे व्यूअर्स को नहीं होगा। तो मैं ऐसा नहीं देखती कि कोई चीज आएगी, मुझे उस चीज में जान डालनी है जो मेरे पास अभी अवेलेबल है। चलिए, इस सवाल को दूसरे एंगल से पूछता हूँ, उसका जवाब आप दे देंगे जैसे मुझे चाहिए। शायद अपकमिंग सीरियल्स में से एक सीरियल है। एज एन एक्टर, जब मैं किसी एक्टर को कोई काम करते हुए देखता हूँ तो मैं कभी कभी उस रोल में अपने आप को महसूस करता हूँ, और मैं तो मैं कर सकता हूँ और बहुत अच्छा कर सकता हूँ, ये मुझे करना चाहिए था। ठीक, ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी कैरेक्टर को देखें
बेशक उसका नाम ना भी बताएं, लेकिन किसी फिल्म में, चाहे पुरानी हो चाहे नई हो, या कोई नया ड्रामा सीरियल जिसमें आपने एक कैरेक्टर देखा हो और आपको लगा यार मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, ये मुझे ये करना चाहिए था या मैं करूँ। शायद क्वीन में कंगना का कैरेक्टर। अच्छा, बहुत अच्छा कैरेक्टर हाँ, था। शायद क्वीन में कंगना का कैरेक्टर। लेकिन मुझे एक हुआ भी था स्क्रिप्ट वैसा ऑफर, लेकिन मुझे पता है जब प्रैक्टिकलिटी में चीज़ें आती हैं तो काफ़ी डिफरेंट होती हैं। काफ़ी डिफरेंट होती हैं। लेकिन मैं ज़्यादा फिल्म्स नहीं देखती और ना मैं ज़्यादा नॉवेल्स पढ़ती हूँ। मैं कुछ आइडियलाइज नहीं करती कि मुझे इस तरह के कैरेक्टर मिल जाए तो हाय मेरी लाइफ बन जाएगी। जो मुझे कैरेक्टर्स मिलते हैं, हाँ मुझे स्क्रिप्ट्स बहुत मुश्किल से पसंद आते हैं। मैं बड़ी कास्ट के साथ ज़्यादातर लोग अट्रैक्ट करते हैं जी, बहुत बड़ी कास्ट के साथ सीरियल है तो मैं चाहती हूँ कि उस बड़ी कास्ट में मेरा कितना बड़ा रोल है। तो मैं ज़्यादातर अपने कैरेक्टर पे फोकस होता है मेरा, और दूसरे ये होता है कि बस अच्छा ये बताइए, डायरेक्टर्स एक्टर हैं? डायरेक्टर, हाँ भाई, डायरेक्टर के साथ मेरी एसोसिएशन जब ना हो तो मैं तो अल्लाह मियाँ से कहती हूँ कि अल्लाह मैं क्या, क्योंकि मैं बड़ा मुश्किल होता है मुझे नए डायरेक्टर्स के साथ कोप जेलन करना। अच्छा मुझे ये बताइए, कौन से ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनकी कॉल का हमेशा इंतजार करती रहती हैं कि बहुत मज़ा आने वाला है इनके साथ काम करने का और बहुत अच्छा लगेगा? एक हैं काशिफ निसार, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत ही आला पाए के डायरेक्टर हैं। और एक हैं फारूक रिंद, वो कमाल डायरेक्टर हैं, वो ज़ीरो स्क्रिप्ट को हीरो बना देते हैं। तो वो जब उनको अच्छा स्क्रिप्ट मिलता है तो उसको वो बहुत चार चांद लगा देते हैं। तो यस। रिंद साहब को तो मैं नहीं जानता, लेकिन अपना काशिफ निसार साहब को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। और जब मैंने रेडियो नया शुरू किया था एंड ही हर्ड मी ऑन दी एयर, सो उन्होंने मुझे फिर कॉल किया था किसी के रेफरेंस से, और फिर मैं उनसे मिला था, उनके घर हमने खाना खाया था, और उस ज़माने में उन्होंने बहुत ही मुझे एक अच्छी चीज़ ऑफ़र की थी, लेकिन मैंने फिर अमेरिका आना था, मैं कर नहीं सका। बट ही वॉज एन अमेजिंग जेंटलमैन, और वो पूरा उनके दोनों मियाँ बीवी सूफी टाइप लोग हैं, उनका एक कमाल सा एनवायरनमेंट है, पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। और अभी मैंने रिसेंटली काशिफ भाई के साथ अपनी ज़िंदगी का वो सीरियल शायद इतना रजिस्टर ना हुआ हो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पिंजरा के नाम से। उसमें जो मैंने एक्टिंग की है वो एक्टिंग देख के मैं खुद बहुत ज़्यादा हैरान हुई हूँ। तो मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे हमेशा से अच्छे चांसेस दिए और अच्छे सीरियस किरदारों के लिए मुझे कंसीडर किया, और मुझे हमेशा अच्छे काम। उसमें आपने अपने एक्सेंट के ऊपर बड़ा काम, जब आपने ये बताया था ना तो मैंने उसका एक एपिसोड देखा था, उसमें आपने अपने एक्सेंट पे बड़ा काम किया था। तो यहाँ पे तो वहाँ पे एक्सेंट कोचेस नहीं होते? नहीं थे हमारे। काशिफ भाई बहुत प्रॉपरली काम करते हैं हमेशा। तो उन्होंने एक खातून थी जो कि सराय की पट्टी की थी, और वो हमें बताती थी, और इतना मुश्किल लगता था कि यार साथ साथ एक्टिंग करो, कि अपनी उस पे एक्शंस पे ध्यान दो, कि एक्सेंट पे ध्यान दो, लेकिन ये कि जब आप 40 दिन एक चीज़ करते हैं ना तो उसके पक्के हो जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, बहुत सारे लोग आपकी तरह, अब तो इतने टेलीविज़न चैनल्स हैं, हम तो एक चैनल के साथ बड़े हुए थे, अब इतने 100 चैनल हैं, और उसमें इतने एक्टर्स की ज़रूरत होती है। हर 5वें घर में मुझे लगता है शूटिंग हो रही है कराची में, डिफेंस में। तो मैं बहुत सारे लोग एक्टर बनना चाहते हैं, और ये प्रोग्राम जो है तकरीबन 160 मुल्कों में देखा भी जाता है, यूट्यूब के ऊपर भी। तो कुछ एस्पायरिंग एक्टर्स जो हैं, जो एक्टर बनना चाहते हैं, उनको कुछ टिप्स या कुछ एडवाइस करेंगी ताकि वो भी आपकी तरह कमाल कर सकें? असल में अब इस फील्ड में बहुत सारा पैसा आ गया है और लोगों को फेम बहुत अट्रैक्ट करती है। कुछ लोग स्टार्स होते हैं, सुपर स्टार्स, और उनके वो ऑन स्क्रीन ना भी हो तो वो स्टार ही होते हैं, अपनी ज़िंदगी में चल रहे होते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि पैसे को और फेम को फॉलो करके ना आए, क्योंकि ये दिल का काम है। एक्टिंग अगर करनी है, अगर आपने स्टार बनना है तो करें, जो मर्जी आपने करना है, लेकिन अगर आपने एक्टिंग करनी है, अगर आपने एक्टर बनना है, तो ये दिल का काम है। तो ये सब चीज़ों से अलहदा रखें, फेम और पैसे को ज़रूर फॉलो करें, पढ़ाई अपनी ज़रूर कंप्लीट करें। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि यार चलो पढ़ने में अच्छा नहीं है तो एक्टिंग में आ जाओ। इसके साथ आपने मुझे बहुत ही अच्छी लीड दे दी, और उसके लिए बड़ा एहसानमंद हूँ आपका, क्योंकि जो हमारे सुनने वाले हैं उनको बहुत अच्छी बात समझने को मिलने वाली है। आपको लगता है हमारी जनरेशन या आपकी जनरेशन में लोगों को पैशन परसू करने का कॉन्सेप्ट है
कि पैशन कितनी कमाल चीज़ होती है और उसके पीछे आपकी अब ज़िंदगी बहुत हद तक हो गया है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ऐसे खुल गए हैं पाकिस्तान में, और पेरेंट्स भी बहुत अलाउंस देते हैं कि आप अपना पैशन परस्यू कर सकें। और जो पैशन है, अगर आप अपना पैशन परस्यू करेंगे तो आप हर चीज़ आपको परस्यू करेगी। बहुत अच्छी बात। और अगर आप पैशन परस्यू नहीं करेंगे, कुछ लोग मेरे ख्याल से लड़कों को अलग किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो उसमें चाहती हूँ कि जो भी करना है आप शादी से पहले एक्सप्लोर कर लें कि क्या करना क्या है लाइफ में। वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और वक्त बहुत तेज़ से गुजरता है। और जनाब, इस बहुत ही खूबसूरत बात को मैं यहाँ पे दोबारा रीले करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि बोल खिलाफ आज़ाद हैं तेरे जो शो है ना, इसमें सिर्फ लोगों से एंटरटेनमेंट की हम बातें नहीं करते, वो तो एक तरीका है आप लोगों को उस बात की तरफ लेके आने का जिसमें हमारा एक मकसद है। और उसमें यह है कि ये जो अभी उन्होंने बात की है ना, जो पैसा शोहरत ये सब बाय प्रोडक्ट है। अगर आपका पैशन को परसू करते हैं ना, आपके अंदर से एक चीज़ आती है जो गिफ्ट है आपका, आप उससे दुनिया बदल सकते हैं, अपनी भी और दूसरों के लिए भी। और उसके लिए ना एक बहुत ही अच्छा से प्यारा सा शेर है, क्योंकि मैं खुद समझता हूँ कि पैशन जो है ना, वो सुच्चे मोती की तरह है, जो बहुत कम किसी के हाथ आता है और उनको उसकी कदर होती है। और वो शेर था, उस हुस्न के सुच्चे मोती को, जो उस हुस्न के सुच्चे मोती को हम देख सकें पर छू ना सकें, उस हुस्न के सुच्चे मोती को हम देख सकें पर छू ना सकें, जिसे देख सकें पर छू ना सकें, वो मोती क्या, वो ख़जाना क्या। और इस खूबसूरत सी बात, थैंक यू वेरी मच कि आपकी वजह से मेरे जहन में आया जी। और आपके पास है ये सुच्चा मोती, आप समझती हैं इसका कदर जो है। अच्छा, ये मुझे बताइए, एस्पायरिंग एक्टर्स की तो बात होगी, बड़ा अच्छा मौका है आपके पास, अम्मी को, बहन भाइयों को कुछ कहना चाहेंगी? आपकी ज़िंदगी में इतना इंपॉर्टेंट रोल है उनका, फिर मौका मिले ना मिले इस तरह का। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि शायद मैं खुद कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम है। मैं जो कुछ भी हूँ आज, मैं अपने घर और पूरी फैमिली की सपोर्ट की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे हमेशा हर कदम पे सपोर्ट किया है। उन्होंने हमेशा मुझे फील करवाया है कि यमुना तुम बेस्ट हो और तुमसे अच्छा और कोई भी नहीं है। और जब वो लोग मुझे ये कहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि झूठ बोल रहे हैं लेकिन उनके इन अल्फाज की वजह से मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ऊपर चला जाता है। अपने बारे में एक ऐसी कमज़ोरी आपकी, कैसी बात जो आप जो शेयर कर सकती हैं, ऑफ कोर्स ऐसी चीज़ जो आपको नहीं पसंद, आप चाहती हैं मुझे उस पर काम कर रहे हैं, मुझे इसमें बेहतर होना है, क्या चीज़? मैं कंफ्यूज थोड़ी जल्दी हो जाती हूँ और बहुत ज़्यादा भी हो जाती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जो कंफ्यूजन है ये ना रहे मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा। मैं बहुत हेल्पलेस हो जाती हूँ एट टाइम्स। तो ये कंफ्यूजन इसलिए कि आपके पास चॉइसेस बहुत हैं? हाँ, इसीलिए है। लेकिन ये कि ये थोड़ी होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ में एक्साइटमेंट रहती है। मैं कई दफ़ा एक्साइटेड भी हो जाती हूँ कि यार अच्छा क्या नेक्स्ट क्या है करना है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि आपको परेशान करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके ऊपर मुझे थोड़ा काम करना पड़ेगा। अच्छा, अपनी एक ऐसी बात, मुझे पता है आप बड़ी हम्बल हैं, लेकिन एक ऐसी बात जो आपको पसंद है। अपनी एक ऐसी बात जो आपको खुद पसंद है? वो ये है कि मैं बहुत लोगों का ख्याल रखती हूँ, बहुत लोगों का ख्याल रखती हूँ, लेकिन ये बात मुझे पसंद भी है और नहीं भी पसंद। ये डबल एज वेपन है ना, इससे बंदा कभी कभी अगर आगे निकल जाए तो फिर टेंशन भी शुरू हो जाती है। बहुत बहुत बुरा भी लगता है मुझे, लेकिन मजबूर हूँ मैं। इस तरह नहीं, खुद करना चाहती हूँ, लोगों की मदद करना, लोगों को हेल्प करना किसी भी सिलसिले में। अच्छा, ये क्योंकि अभी आप 1-2 महीने से यहाँ पे हैं और 1-2 दफ़ा आपसे मुलाकात भी और आप शो, ये स्टार्स बहुत कम स्टार्स को या किसी के काम को अप्रिशिएट करते हैं, ठीक, ये मैंने देखा है, या वो अवॉइड करते हैं, उसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन जब आप यहाँ आई और आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम भी किया यहाँ पे, फिर आपने ये शो सुना, उसके बाद आप बोल के लब आज़ाद हैं तेरे को सुनती भी हैं, देखती भी हैं, आपके पेरेंट्स वगैरह भी सब देखते हैं, तो इसकी तरफ कैसे इंक्लिनेशन हुई? क्योंकि ये इसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसमें आपकी जनरेशन को इंटरेस्ट नहीं है। सो क्या था ऐसा जिसकी वजह से आपने शो सुनना शुरू किया और उसको इतना अप्रिशिएट भी किया? बोल के लब आज़ाद किसी जनरेशन को टारगेट नहीं करता है। ये उन लोगों को, लोग जो इससे कनेक्ट होते हैं वो खुद ब खुद अपना रास्ता देखते हैं। आप बहुत अच्छा शो करते हैं, मैं आपका शो देखती हूँ और आप बहुत ज़्यादा गिफ्टेड हैं। बस मुझे बहुत मैं जब यहाँ पे आई अमेरिका में तो मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया आपका शो। मैंने सुनना शुरू किया क्योंकि मैं पाकिस्तान में, मेरी बहुत बिजी लाइफ थी, यहाँ पे आके मेरे पास वक्त था और यहाँ पे आके मैं थोड़ा सा परेशान भी थी कि भाई मैंने अमेरिका में नहीं रहना और दिस एंड दैट, चेंज ऑफ वेदर। हाँ, बट आप का जो शो है वो
लोगों के आम मसले मसाइल के सोल्यूशन आसानियाँ पैदा करता है और आसानी पैदा करता है, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में बड़ी आसानी पैदा। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपको पोइट्री, आप क्योंकि प्रेजेंटर हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आपको पता है एग्जैक्टली कैसे चीज़ को प्रेजेंट करके उस मोमेंट में, वो जो इनविजिबल मोमेंट है उसमें कैसे जान भरी जाती है। तो जब आप पोइट्री रेसिटेशन सुनती हैं, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे में, तो कैसी फीलिंग होती है आपको? ऐसा लगता है जैसे आप उसको, उस चीज़ को खुद फील करके कह रहे हो। आप गिफ्टेड हैं, बहुत अच्छा रिसाइट करते हैं आप, और हम तो एंजॉय करते हैं आपका शो, मेरी फैमिली और हम लोग सब। जैसे हम आपका एंजॉय करते हैं शो, बल्कि पूरी दुनिया आपका ये रहा दिल एंजॉय करिए। अच्छा, ये बताइए, जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट सवाल, और वो ये है कि एक ऐसी बात जो आपने कभी किसी को नहीं बताई, कोई ऐसा गिफ्ट फ़नून लतीफ़ा से रिलेटेड, कोई ऐसा गिफ्ट जो आपने कभी किसी के साथ आज तक शेयर नहीं किया, कि आप में अंदर एक और हिडन टैलेंट है एक्टिंग के अलावा। मतलब किसी को नहीं बताया। हाथ दिखाइए अपना। पेंटर तो आप नहीं हैं, तो लेकिन शायराना सी तबीयत है कोई? हाँ, लेकिन ये ऐसा है कि ये ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को बताया नहीं। मैं लिखती हूँ और मैंने बताया भी है, और मुझे अच्छा लगता है, मैं अच्छा लिख लेती हूँ, थोड़ा बहुत कम लिखती हूँ, लेकिन जब वो लिख लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि तो मेरे अल्फाज नहीं है, क्योंकि वो मेरे घर वाले यकीन नहीं करते कि नहीं तुमने लिखा है। नहीं, हम बिल्कुल यकीन करेंगे जी, आप में क्रिएटिविटी जिसमें है उसमें है, और हर किस्म की क्रिएटिविटी आ सकती है। आपको पता है 38 मिनट्स गुजर चुके हैं, इतनी जल्दी वक्त गुजर गया आपके साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 मिनट गुजरे हो। बस ऐसे ही होता है, जब अच्छा वक्त हो तो इतनी जल्दी गुजर जाता है जी। बिल्कुल, I mean it। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक्सपीरियंस कैसा रहा शो का? बहुत अच्छा। और यूजुअली जो मैंने सारे इंटरव्यूज़ में मैंने हिस्सा लिया, और जहाँ जहाँ मैं इनवाइटेड थी वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं सामने बैठे हुए, और बहुत हल्ला गुल्ला होता है, बहुत म्यूजिक बज रहा है। यहाँ सिर्फ आप हैं, हम सब तो बार बार सब चीज़ें याद दिलवाती रहती हैं कि यमुना देखो, ये चीज़ बोलनी है, ये चीज़ नहीं बोलनी ऑन स्क्रीन। अच्छा। तो यहाँ की जो एक खूबी भी कहूँगी और खामी भी कहूँगी कि आप बोलते चले जाते हैं और आपको एहसास नहीं होता कि हमने क्या क्या बोल दिया। हाँ, तो ये मैं खुद भी इंजॉय करूँगी। जाने से पहले कुछ आखिरी लफ्ज़ अदा करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे अपनी ऑडियंस और अपने फैन से? बस मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब मैं पब्लिक में जाती हूँ और मैं लोगों से मिलती हूँ, और वो आंटीज़ और अंकल्स और यंग जनरेशन जब मुझे बहुत प्यार, मोहब्बत और इज़्ज़त देते हैं, तो मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। आपको ऐसा लगता है कि मैं अच्छी इंसान हूँ और मैं अच्छी अदाकारा हूँ, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और बस मुझे हमेशा आपकी सपोर्ट चाहिए होगी, और आपका बहुत शुक्रिया आज़ाद साहब, आपने मुझे बुलाया। रेडियो आज़ाद की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इनवाइट किया, मैंने बहुत ही इंजॉय किया। अब बस पाकिस्तान जाने वाली हूँ मैं, और इंशाल्लाह कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ दोबारा से आपको स्क्रीन पर नजर आऊंगी। नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इट वाज एन अमेजिंग टाइम, इट जस्ट फ्लू बाय लाइक अ ब्लिंक ऑफ एन आई, पता ही नहीं चला और इतनी जल्दी गुजर गया। आप मे गॉड बी विद यू इन ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। रब आपके साथ रहे, और आपका काम जो है इसमें और निखार आए, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो, आसान हो। और जाने से पहले मेरा दिल चाह रहा है, मैं नॉर्मली हमारी रीत है कि हम जाने से पहले एक नज़म सुनाते हैं शो में, आप तो सुनती हैं, आपको तो पता है, लेकिन आज की जो नज़म है ना, वो मेरा ऐसे दिल चाहा कि मैं हयात और ज़की के नाम करूं, क्योंकि आप लोग, हर बंदा टेंशन में है कि यार ये होगा क्या, हाँ, कि ये होगा क्या आखिर में। इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और इतना कुछ चल रहा है, और हर बंदा उसके साथ इतना इमोशनली अटैच है। तो मेरे दिल चाहा कि आज की जो नज़म है वो मैं आप दोनों को डेडिकेट करूं, हयात और ज़की को। ठीक है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और जनाब, जाने से पहले तो छोटी सी बात, अगर आप चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में नाम करना चाहते हैं, मकाम पाना चाहते हैं, तो उसके लिए मेहनत और लगन और उसके बाद रब की मेहरबानी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने, अगर आप इस शो को गौर से देखें या सुनेंगे, तो इसमें आपको बहुत सारी ऐसी बातें मिलेंगी जो आपकी ज़िंदगी बना सकती हैं। ये आज की नज़म जो कि हम डेडिकेट कर रहे हैं, ये रहा दिल के कैरेक्टर्स हयात और ज़की के नाम, क्योंकि इतना कुछ होने के बावजूद वो लोग इस ज़माने में प्यार कर रहे हैं। प्यार तो समझते हैं ना, और अगर आप, ये पूछना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप प्यार समझते हैं तो फिर आप दुनिया में कुछ भी समझते हैं। तो इस दुआ के साथ के लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। आपकी नज़्म। ऐसा करना चांद से कुछ मट्टी लाना, उस मट्टी से 2 पुतले बनाना, एक तेरे जैसा एक मेरे जैसा, फिर तुम उन पुतलों को तोड़ देना, उनसे फिर 2 पुतले बनाना, एक तेरे जैसा एक मेरे जैसा, ताकि कुछ कुछ तुम में हम रह जाएं, कुछ कुछ हम में तुम रह जाओ।
हाय रेडियो आज़ाद फैंस, हमारे शोज़ और इंटरव्यूज़ देखने का और सराहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको लगता है इस शो बोल के लब आज़ाद हैं तेरे में जो हम बात कर रहे हैं इससे कोई बेहतरी आसानी पैदा की जा सकती है हमारी ज़िंदगियों में और इस सफ़र में आप हमारे साथ रहना चाहते हैं तो क्लिक कीजिएगा ये सब्सक्राइब का बटन और यहाँ शोज़, इंटरव्यूज़ और नज़में आप देख सकते हैं। खुश रहिए और हाँ, थैंक यू।